शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे भौत की विभाजन, मतलब फिजिकल डिवीजन। इंडियन ज्योग्राफी का है। इसके बाद वर्ल्ड ज्योग्राफी। इसी तरह आपका जो है वन लाइनर साइंस का भी खत्म हो जाएगा और जल्द ही आपका जो डिमांड है एमसीक्यू का मैं कर रहा हूँ, लगभग तैयार हो चुका है और सारा मिक्स क्वेश्चन है। तो चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप देखिए कि भारतीय उपमहाद्वीप की अगर बात करेंगे तो बताइए किस भूखंड का भाग था? तो गोंडवाना लैंड का भाग था। तो भारतीय उपमहाद्वीप जो था, अगर मूलतः पूछ रहा है कि मूल रूप से अगर भूखंड का भाग अगर पूछे तो गोंडवाना का भाग टिक लगा के आ जाएगा। ठीक है ना? तो गोंडवाना लैंड टिक लगा के आ जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए भारत में जो उपलब्ध है, क्या है? पुरा चुंबकीय परिणामों। भारत में उपलब्ध पुरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं। किससे मिलते हैं? पारा मैग्नेटिक रिजल्ट से संकेत मिलता है, सिंबल मिलता है कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड जो है उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुई। मतलब उत्तर दिशा की ओर था, नॉर्थ डायरेक्शन में था। समझ गए? विस्थापित हुआ है। अगर मैं बात करूं भूगर्भिक संरचना की बात करेंगे, स्ट्रक्चर बोलते हैं। अगर इसके दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत को जो है मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो हमारा भारत जो है कितने भाग में विभाजित है? 3 भाग में। आगे तो हिमालय पर्वत क्षेत्र के रूप में बांटा हुआ है हमारा भारत का। दूसरा बांटा हुआ उत्तरी मैदान के भाग में, जहाँ पे मैदानी क्षेत्र है, और तीसरा बांटा हुआ दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार बांटा हुआ। तो 3 भाग हो गया, जो कि दक्षिण का प्रायद्वीप जितने भी पठार हैं वो दक्षिण। तो ये 3 भाग में हिमालय पर्वत क्षेत्र, उत्तर का मैदान और दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, ये हो गए। अगर और बात करें तो देखिए यहाँ पे बांटा हुआ है, जो हम नाम दे देते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि हिमालय के समानांतर जो संरचनात्मक भाग है कौन कौन है? तो हिमालय का सबसे पहले हम भाग पढ़ेंगे, जिसे हम वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर हम इसे बांटे हैं। ट्रांस हिमालय जो कि तिब्बत का क्षेत्र में आता है, ट्रांस हिमालय बोल दीजिए या तिब्बत का क्षेत्र बोल दीजिए, एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हिमालय का पहला भाग है। दूसरा भाग बताइएगा बृहत हिमालय, जिसे महान हिमालय के नाम से भी जानते हैं। बृहत मतलब बड़ा, बड़ा मतलब महान, ये बोल दीजिए। एक लघु हिमालय बोलिए या मध्य हिमालय बोलिए, ये भी तीसरे नंबर पे आता है। एक बाह और अप हिमालय हो गया। बाह हिमालय बोलिए, अप हिमालय बोलिए, या शिवालिक हिमालय बोल दीजिए। सॉरी, मध्य हिमालय जो है हमारा दक्षिण में स्थित है। बता दे रहे हैं, नहीं तो फिर बताता नहीं है, बताया जाता है। और इसमें जो है पीर पंजाल आएगा, धौलाधर आता है, और महाभारत जैसी पर्वत श्रेणियां शामिल होती है। किसमें? मध्य हिमालय में। अब महान हिमालय आप जो देख रहे हैं, ठीक है, तो महान हिमालय जो है यह सबसे उत्तरी और ऊंची श्रेणी मानी जाती है, जिसमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी हिमालय में पाया जाता है, जो कि इसे प्राचीनतम हिमालय भी बोला जाता है। मतलब प्राचीनतम श्रेणी का है ना, सिर्फ प्राचीनतम है। क्लियर हो गया? तो हिमाद्री का हिस्सा है। ट्रांस हिमालय तो हम समझ गए तिब्बत के क्षेत्र में चला जाता है, तो वो हमारा क्षेत्र में तो आता नहीं है, इसलिए इसकी हम चर्चा नहीं करते हैं। हमारे श्रेणी में आता है, ये तीनों श्रेणी हमारे श्रेणी में आता है, भारत के श्रेणी में आता है। चलिए अब इसी में सवाल यहाँ पे देखिए, हिमालय का निर्माण जो है समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इसमें प्राचीनतम श्रेणी अगर पूछे कौन सा है, हिमालय की अगर श्रेणी में आप देख रहे हैं, 4 श्रेणी देख रहे हैं जी, 4 में से सबसे अगर पूछे इसमें प्राचीनतम श्रेणी में कौन आता है, तो बृहत हिमालय। और बृहत हिमालय को ही हम महान हिमालय बोलते हैं, और महान हिमालय को ही हम इसे हिमाद्री के श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिमाद्री ज्यादा होता है, मतलब हिम ज्यादा है, हिमाद्री श्रेणी में होता है। सबका बांटा हुआ है, ठीक है। अगर पूछे कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र मतलब जिसे हम शिवालिक हिमालय बोलते हैं, जिसे बाह हिमालय बोलते हैं, के सहारे जो है क्या बोलते हैं, विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो भावर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भावर कहा जाता है। क्लियर हो गए? तो उत्तर भारत में जो उप हिमालय क्षेत्र है, उप हिमालय को क्या बोलते हैं? उप हिमालय की जगह पे हो सकता है बाह हिमालय दे दे, तो इसी का नाम है। हो सकता है बाह हिमालय की जगह पे शिवालिक हिमालय दे दे, तो इसी का नाम है। तो तीनों में से कोई देगा तो दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। और उसी के हो सकता है उप हिमालय के क्षेत्र में दे दे कि बताइए बाह हिमालय के सहारे जो विस्तारित समतल है मैदान को क्या कहा जाता है? तो भावर कहते हैं, जो समतल मैदान होगा आपको दिखेगा। चलिए ये हो गए। अगर पूछे कि हिमालय का पर्वत, ठीक है,
पदीय प्रदेश कौन सा है? तो शिवालिक ही तो है। अब सही बात है, पदीय, पदीय मतलब पैदल, ऐसे याद रख लीजिए। पर्वत का पैदीय प्रदेश अगर पूछे तो हम बताएंगे शिवालिक। शिवालिक क्यों? क्योंकि शिवालिक को ही उप हिमालय भी बोला जाता है और बाह्य हिमालय बोला जाता है। और उसी, क्योंकि उत्तरी मैदान जो समतल मैदान होता है, ये उत्तर भारत में ये समतल मैदान है शिवालिक। अब देखिए यही सवाल फिर यहाँ पे भी है। शिवालिक शैल समूह, शैल मतलब पत्थर, चट्टान, है ना? तो शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? तो हम बताएंगे गिरिपद की स्थिति का है। बता देते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज करिएगा, आप कहिएगा कि गलत बता दिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे लग रहा होगा उत्तर भारत दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है दक्षिण में स्थित भावर क्षेत्र बोल रहा है। तो देखिए उत्तर में जो है उप हिमालय जो है क्षेत्र, या शिवालिक हिमालय जिसे बोल सकते हैं, इसमें जो है सहारा क्या है? विस्तृत समतल है। तो कहा जाता है कि हिमालय और गंगा के बीच का जो भाग है उसी को कहा जाता है भावर। ठीक है? तो भावर है, तो जब भी बढ़ेगा तो फिर कहाँ जाके स्थित होगा? उत्तर से ओर बढ़ेगा तो दक्षिण की ओर ही विस्तृत होगा। तो वही यहाँ पे दक्षिण स्थित है। ये सिंपल लैंग्वेज में मैं बता दिया। और दूसरी बात कि यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि पदीय प्रदेश में बोला कि पैदल चलने वाला, तो एग्जाम्पल में मैं समझाने के लिए वैसे बोल दिया था। लेकिन आपको अगर मान लीजिए लगेगा कि सर ये ज़्यादा बेहतर नहीं है तो सुन लीजिए। पदीय प्रदेश का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए नदियों के माध्यम से पत्थर जो होते हैं, पहाड़ का जो पत्थर होता है, कंकड़ होता है, या बजरी टाइप का रेत कहिए, ये सब जो है बह कर आता है नदियों के साथ। ठीक है? और जहाँ पे नदियों से जम कर आता है, बाहर आता है, वहाँ पे जब फैलता है, तो उसी के रूप में हम वहाँ पे पदीय प्रदेश के रूप में हम उसे कहते हैं, या संकीर्ण रूप से जब जगह के माध्यम से बनता है ना? तो उसी को हम कहते हैं पदीय प्रदेश। तो जैसे कि यहाँ पे भी देख सकते हैं गिरिपद की स्थिति, गिरिपद का स्थिति भी इसी को कहते हैं। ठीक है? मतलब जहाँ पे बालू से, पत्थर से, या छोटे-छोटे कंकड़, ये सब जो है बह के आते हैं नदी के सहारे, निचले ढलान की ओर जम जाते हैं। पहाड़ के नीचे जाके ढम जाएँगे, नीचे जाके रुक जाएँगे। तो उसी को गिरिपद की स्थिति कहते हैं। क्लियर हो गया? तो संरचना हमारा जो शिवालिक शैल का है, वो गिरिपद की स्थिति का है, इसलिए उसे भावर क्षेत्र भी कहते हैं हम लोग। जमते जा रहा है तो वो हो गया। जैसे मान लीजिए शिवालिक श्रेणी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो शिवालिक श्रेणी की औसत ऊँचाई अगर बात करें ना तो 600 से लेके 1200 मीटर ही होता है। 600 से 1200 मीटर है। आगे आगे बात करें लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो महान हिमालय और शिवालिक में स्थित है। लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय बोलते हैं, पता है ना? तो याद रखिएगा लघु हिमालय किस श्रेणी के मध्य में स्थित है? तो शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में, बीच में स्थित है, इसलिए मध्य हिमालय भी इसको हम बोलते हैं, लघु हिमालय को। हिमालय का अगर बात करें और हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी अगर पूछे तो शिवालिक ही है, यही तो बनता है नवीनतम। अगर नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी जो है स्थित है? तो सतपुड़ा की श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत। याद रखिएगा नर्मदा ताप्ती यहीं से आपको निकलती है। अगर आपसे पूछे, हो सकता है पूछते कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री है, जिसे हम बृहत हिमालय बोलते हैं। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? तो महान हिमालय और शिवालिक में स्थित है। ठीक है? तो बताइएगा महान हिमालय और शिवालिक में जो है हमारा लघु हिमालय, लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय बोलते हैं, पता है ना? तो याद रखिएगा लघु हिमालय किस श्रेणी के मध्य में स्थित है? तो शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में, बीच में स्थित है, इसलिए मध्य हिमालय भी इसको हम बोलते हैं, लघु हिमालय को। हिमालय का अगर बात करें और हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी अगर पूछे तो शिवालिक ही है, यही तो बनता है नवीनतम। अगर नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी जो है स्थित है? तो सतपुड़ा की श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत। याद रखिएगा नर्मदा ताप्ती यहीं से आपको निकलती है। अगर आपसे पूछे, हो सकता है पूछते कि हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो हिमाद्री है, जिसे हम बृहत हिमालय बोलते हैं, बृहत हिमालय बोलते हैं। और क्या बोलते हैं कमेंट कर सकते हैं तो प्लीज करिए। महान हिमालय बोलेंगे और क्या बोलेंगे? हिमाद्री बोलिए, महान हिमालय बोलिए या बृहत हिमालय बोलिए, एक ही है।
अगर पूछे बृहत हिमालय को ग्रेट हिमालय बोला जाता है, महान हिमालय बोला जाता है, हिमाद्री भी बोलते हैं। कि अगर औसत ऊंचाई पूछे तो 6100 मीटर है। सोचिए कितना है, 6100 मीटर है। और शिवालिक का कितना है, 600 से 1200 मीटर है कि नहीं। अब देखिए पीर पंजाल श्रेणी, मैंने बताया था पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है, ये बताइए। तो जम्मू कश्मीर में ही अवस्थित है। और किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, कमेंट कीजिएगा प्लीज, मैंने अभी जस्ट आपको बताया है। अगर मैं बात करूं पूर्व हिमालय, मतलब पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में जो है ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। मतलब पूर्वी हिमालय की तुलना अगर करें कंपेयर में, पश्चिमी हिमालय का जो ट्री लाइन है उसकी ऊंचाई कम होती है। समझ गए, ऊंचाई कम होगा। उत्तराखंड के जो हैं पाताल तोड़ कुएं, जिसे हम लोग पाताल तोड़ कुएं बोलते हैं, किस भाग में पाए जाते हैं, तो तराई भाग में पाए जाते हैं। तराई, छट्टी, तलहट्टी बोल दीजिए, तराई बोल दीजिए, तराई मतलब नीचे वाले हिस्से में, और कुएं जो हैं तराई भाग में मिलेंगे। तो उत्तराखंड के तराई भाग में पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं। अगर पूछते अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है, तो लद्दाख का ही भाग है अक्साई चीन। पश्चिमी हिमालय की अगर हम बात करेंगे तो पश्चिमी हिमालय को ही वेस्टर्न हिमालय बोला जाता है। अब वेस्टर्न हिमालय प्रदेश के प्रमुख अगर प्राकृतिक संसाधन पूछे क्या है, तो हम बताएंगे वन ही तो है। पश्चिमी हिमालय का क्या है, वन है। अच्छा जी, अगर पूछे भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी अगर पूछे कौन सी है, तो हम अरावली बताएंगे। जो कि अरावली कहाँ है बताइए, कहाँ है, आरजे में कि जीटी में, ये दो एग्जाम्पल दे रहे हैं, कमेंट कीजिए। अरावली श्रेणी मतलब कि ये प्राचीनतम पर्वत श्रेणी वो भी भारत की है। और किस जगह पे, किस स्थान पे बताइए, कमेंट कीजिए। और 600 से 570 मिलियन वर्ष है, ये हम जानते हैं, पुराना है। अगर पूछे माउंट एवरेस्ट के बारे में, किसके बारे में, माउंट एवरेस्ट के बारे में, तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जो है सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो सागर माथा के नाम से कहाँ जाना जाता है बताइए तो नेपाल में। किसको जाना जाता है, तो माउंट एवरेस्ट को। बहुत इजी क्वेश्चन है। और सवाल क्या बनता है, तो देखिए सवाल बनता है कि अरावली जो है किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है, तो हम बताएंगे अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है। अवशिष्ट पर्वत श्रेणी मतलब कि प्राचीनतम है, एक तरह से ये विनाश हो रहा है, ये खत्म हो गया, बर्बाद हो गया है। इस पे कोई ऐसा नहीं कि नया है कि इसका कोई उपाय किया जाए, कुछ नहीं उपाय होगा। मतलब ये पत्थर धीरे धीरे अपने विनाश हो जाएगा, पुराना हो गया, अवशिष्ट हो गया ना, बर्बाद हो गया। अब सवाल बनता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछे, तो अगर साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी पूछ रहा है तो क्या बताइएगा, अनाई मुड़ी बता दीजिए। अगर पूछे कि अनाई मुड़ी का ऊंचाई पूछते तो बताइएगा 2695 मीटर है। मतलब 2695 मीटर इसकी ऊंचाई बताई जाती है। किसकी, अन्नामुडी की। अन्नामुडी जो है किस राज्य में है, केरल में। और अन्नामुडी क्या है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कितनी बताई गई है, 2695 मीटर बताई गई है, 2695 बताई गई है। नीलगिरी पर्वतमाला की अगर बात करें, तो नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार जो है किन राज्यों में है, तो तमिलनाडु और केरल में। एक और जगह राज्य है, बताइए कहाँ पे, तो याद रखिए क से केरल, क से कर्नाटक, कर्नाटक तक, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये तीनों आंसर आना चाहिए। जिसमें दो ही दिया तो दो ही मानिए, क्योंकि क से कर्नाटक का भी हाइड है, लेकिन कर्नाटक भी है। तो नीलगिरी पर्वतमाला का अगर विस्तार पूछे कहाँ कहाँ है, किस राज्य में है भारत का, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। कर्नाटक दिया नहीं है इसलिए कर्नाटक भी याद रखिएगा, तो तमिलनाडु और केरल। अगर पूछे महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य, मतलब महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिम घाट को किस नाम से जाना जाता है, तो कोंकण तट के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछेगा कोंकण तट को किस नाम से जानते हैं, पश्चिम घाट के नाम से जानते हैं। पश्चिम घाट जो है वहाँ पे क्या है, कोंकण तट है। कोंकण तट जो है कहाँ कहाँ किस राज्य के बीच में स्थित है, मध्य में, महाराष्ट्र और कर्नाटक के तट के बीच में स्थित है, मतलब दोनों के मध्य में स्थित है। तो मतलब महाराष्ट्र का भी हिस्सा हो गया कोंकण तट और कर्नाटक का भी हिस्सा हो गया कोंकण तट। अगर पूछे कि इलायची पहाड़ियाँ, जैसे ही इलायची पहाड़ी आएगा तो मसाला आ गया, मसाला आ गया तो केरल को याद रखिएगा, मतलब साउथ इंडिया को याद रखिएगा। तो केरल और आप याद रखिए तमिलनाडु को। तो मतलब केरल और तमिलनाडु में इलायची पहाड़ियाँ आपको मिलेगी, याद रखिए। इन दोनों के मध्य सीमा बनाती है, केरल और तमिलनाडु के मध्य कौन सी सीमा बनाती है, कौन पहाड़ी, तो इलायची पहाड़ी बनाती है। इलायची पहाड़ी किस राज्य में है, केरल और तमिलनाडु में है मुख्य रूप से। अब देखिए सेवराय पहाड़ियाँ,
किस राज्य में स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है। तो आपसे पूछेगा सेवराय जो पहाड़ी है, देखे हैं? तो हम बोलेंगे यस देखे हैं। कहाँ देखे हैं? किस राज्य में भारत के देखे? तो तमिलनाडु राज्य में देखे हैं और वो पहाड़ी का नाम सेवराय पहाड़ी है। अच्छा, ये तो बात सही बोले। अगर मैं बात करूँ कि पूर्वी घाट की बात करते हैं और पश्चिमी घाट की बात करते हैं, मतलब ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट, परस्पर जो है नीलगिरी पहाड़ियों को जो है क्या होते हैं, नीलगिरी पहाड़ी पर क्या करते हैं, मिलते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ जाके मिलते हैं, तो नीलगिरी पहाड़ी पर मिलते हैं परस्पर रूप से। ठीक है। अगर पूछे भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, अगर भारत का पूछ रहा है तो हम बताएंगे केटू। केटू को एक और नाम से जानते हैं, गाडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं। गाडविन ऑस्टिन का ऊंचाई पूछेगा, मतलब केटू का पूछेगा ऊंचाई, तो 8,611 मीटर बता दीजिएगा। अगर पूछे तो हम बताएंगे 8611 मीटर जो है ऊंचा है, और ये भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी मानी जाती है। कौन मानी जाती है? केटू मानी जाती है। केटू का नाम क्या है? गाडविन ऑस्टिन। गाडविन ऑस्टिन है, तो बताइए उसकी ऊंचाई बताइए, तो 8611 मीटर है। देखिए, एक पॉइंट है, विश्व की सर्वाधिक तीव्र, ठीक है, क्या है, तीव्र ढाल वाली चोटी जो है राकापोशी है। क्या है? राकापोशी है। वो लद्दाख श्रेणी में स्थित है। ये किस श्रेणी में है? लद्दाख श्रेणी में आता है। माना दर्रा जो है उत्तराखंड को जो है किससे जोड़ती है? तिब्बत से जोड़ती है। तो माना दर्रा पूछे किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड में है तो किससे जोड़ती है? तो ये तिब्बत से जोड़ती है। तो भारत को तिब्बत से जोड़ती है मन्ना दर्रा, या उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ती है माना दर्रा। मन्ना दर्रा, माना दर्रा याद करने से डिपेंड करता है। ऑप्शन देखते हैं टिक हो जाए, ऐसा याद करना। और याद रखने वाली बात यह है कि मान लीजिए तिब्बत से जोड़ती है, कौन दर्रा जोड़ती है? माना दर्रा। तो किसको जोड़ती है? उत्तराखंड को जोड़ती है। उत्तराखंड क्या है? भारत का हिस्सा है। तो भारत को तिब्बत से जोड़ती है माना दर्रा, ये बोल सकते हैं आप। और एक बात ध्यान रखिएगा कि एक टॉपिक है कि उत्तराखंड से संबंधित है क्वेश्चन, कि उत्तराखंड में कौन धारी वन एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को क्या बोला जाता है? पायर बोला जाता है, या आप उसे बुग्याल बोलते हैं। बुग्याल के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे छोटे छोटे जो वन हैं, घास के मैदान हैं, या कोनधारी जो वन है ना, उत्तराखंड में उसे बुग्याल या प्यार बोला जाता है। चलिए, अगर बात करें नंदा देवी शिखर की बात करेंगे, किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में अवस्थित है। किस राज्य में अवस्थित है? तो उत्तराखंड में। तो आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड में क्या अवस्थित है जी, कौन सा शिखर है? तो हम बताएंगे नंदा देवी शिखर है। या कौन सा पीक है, कौन सा चोटी है? तो नंदा देवी है। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है, या उच्चतम पर्वत शिखर मतलब चोटी कौन सा है? तो गुरु शिखर है। कितना अगर बताए कि है, तो 17-22 मीटर है, ऊंची है। और याद रखिएगा किस राज्य में है, मैंने पूछा था, जीटी आरजे दिया था, मतलब राजस्थान में दिया था, तो राजस्थान से ये था, जीटी नहीं। तो याद रखिएगा अरावली श्रेणी की उच्चतम पर्वत चोटी अगर पूछे या शिखर पूछे तो गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। और इसकी अगर ऊंचाई पूछे 17-22 मीटर बता देना है। और किस राज्य में है भारत का? तो राजस्थान में बता देना है। और सुनिए, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी जो है, हिमालय पर्वत का एक श्रेणी है आराकानयोमा, किस देश में स्थित है? तो म्यांमार में। तो आपसे पूछे हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है जिसका नाम आराकानयोमा नाम है, ये किस देश में स्थित है? तो भारत में नहीं है, म्यांमार में है। तो देखिए अराकानयोमा, आराकानयोमा बोल दीजिए या अराकानयोमा बोल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस याद रखिए म्यांमार में, भारत में नहीं है। कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी जो है किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो हम बताएंगे धौलाधर तथा पीर पंजाल के मध्य स्थित है। तो आपसे पूछेगा कि धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य जो है कौन सी घाटी स्थित है? तो बताएंगे कुल्लू घाटी स्थित है। तो अब ये भी सवाल पूछेगा कि कुल्लू घाटी जो है किन पर्वत श्रेणी के बीच में है भाई? तो धौलाधर पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य है, मतलब बीच में है। ये हो गए। अब बात करते हैं कि पाल घाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो हम बताएंगे नीलगिरी,
और अन्नामलाई पहाड़ी जो है इसके बीच में स्थित है। क्या स्थित है? तो पाल घाट दर्रा स्थित है। अच्छा, पाल घाट दर्रा कहाँ बोलिएगा, किस श्रेणी, कौन सी पहाड़ी में? तो अन्नामलाई और नीलगिरी के बीच में स्थित है। अगर पूछे नाथुला दर्रा की बात करेगा तो नाथुला दर्रा जो है किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित। देखिए सवाल है कि पूर्वी हिमालय की अगर बात करेंगे तो पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा, ठीक है, औसत हिमरेखा बर्फ का पूछ रहा है, हिमरेखा कितनी मीटर है? 3500 मीटर है। कितनी मीटर है? 3500 मीटर है। तथा पश्चिमी हिमालय का अगर पूछे हिमरेखा तो 2500 मीटर क्या है? ऊंचाई पर पाई जाती है। तो पूर्वी हिमालय अगर आप चाहिएगा ना तो उसकी हिम जो बर्फ आपका है वो आपको 3500 मीटर पे मिलेगा, लेकिन पश्चिमी हिमालय पे जाइएगा ना तो आपको 25 से 100 मीटर पे मिल जाएगा, ऊंचाई पे मिल जाएगा, तो आप जा सकते हैं। अगर हम बात करें कि भारत का सबसे बड़ा हिमनद मतलब ग्लेशियर कौन सा है, तो हम बताएंगे सियाचिन ग्लेशियर है जो कि लद्दाख में है। तो लद्दाख में कौन सा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर है। और ये क्या है? सियाचिन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, बड़ा हिमनद है। चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है, बता सकते हैं? तो चौराबाड़ी एक ग्लेशियर है जो कि केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है, मतलब नॉर्थ में है, और केदारनाथ है कहाँ? उत्तराखंड में है। तो ये भी क्लियर हो गए। तो उत्तराखंड में क्या है? केदारनाथ मंदिर है। केदारनाथ मंदिर के उत्तर में कौन सा है? चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है। ये है। मेघालय का पठार जो है किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। डायरेक्ट पूछता है कि प्रायद्वीपीय भारत का भाग बताइए कौन सा है, तो मेघालय पठार का नाम सुने हैं ना, वही है। क्लियर हो गया। अगर आपसे पूछे कि भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत जो है किस काल में निर्मित हुई, तो हम बताएंगे पैलियोजोइक महाकल्प में हुआ था। अब देखिए पैलियोजोइक ईरा बोला जाता है जिसे हम महाकल्प बोलते हैं। अगर काल पूछे कि निर्मित का ईयर पूछ रहा है जिसे हम ईरा बोलते हैं, तो हम बताएंगे पैलियोजोइक ईरा बोलेंगे या महाकल्प बोलेंगे, उसी के समय निर्मित हुआ था। और प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा अगर पूछे कौन सा है, तो मेघालय पठार देख रहे हैं ना, इसी का हिस्सा आता है, इसी का भाग का है। अरावली की बात करेंगे तो अरावली एवं विंध्याचल श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार जो है स्थित है, तो मालवा का पठार। इस तो आपसे ऐसे तो पूछ दिया क्वेश्चन, सवाल कैसे बनेंगे सुनिए। मालवा का पठार जो है बताइए किसके मध्य में स्थित है, तो अरावली और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच में है। या आप ये बोल सकते हैं कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में स्थित है। अगर आपसे पूछे दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, मतलब कहाँ पे स्थित है, तो छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। तो उड़ीसा एवं छत्तीसगढ़ अगर जाना है उसके बीच में अगर भाग जो है इसे देखिएगा, अगर जाइएगा तो वहाँ पे कौन सा श्रेणी आपको दिखेगा, कौन सा क्षेत्र दिखेगा, तो दंडकारण्य क्षेत्र दिखेगा। तो दंड अलग कर दीजिए, कार नए अलग कर दीजिए, ये क्षेत्र आपको दिखेगा, रीजन दिखेगा। चलिए अगर मैं बात करूं लघु हिमालय एवं शिवालिका श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व के या पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। आप ये बताइए कि लघु हिमालय एवं शिवालिका श्रेणी के अगर मध्य पूछे कि मध्य में जो विस्तृत समतल संरचनात्मक जो स्थल है, जमीन है, मैदान है, उसको पूर्व में क्या बोलते हैं? पूर्व में द्वार बोलते हैं, और पश्चिम में क्या बोला जाता है? दून बोला जाता है। इस नाम से हम जानते हैं या इस नाम से जाना जाता है। तो पूर्व में पूछे तो द्वार कहेंगे, पश्चिम में पूछे तो दून कहेंगे। याद रखिएगा। और ये क्या है? संरचनात्मक रूप से स्थल है, समतल रूप से, ये भी जान लीजिए, विस्तृत है। और लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी में लघु हिमालय को ही मध्य हिमालय कहा जाता है और शिवालिक श्रेणी को ही बाह हिमालय कहा जाता है या उप हिमालय कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच में ही है, तो उसी स्थल को ही पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून के नाम से जानते हैं।
और अगर बात करें तो भारत का औसत समुद्र तल अगर पूछे किस तट से मापा जाता है तो मुंबई से मापा जाता है। किससे? मुंबई से। क्लियर हो गए? चलिए, तो भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? मुंबई से। अगर पूछे भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई अगर पूछे कितनी है तो 7516.6 किमी है। तो अगर पूछ दे कि भारत का औसत समुद्र तट अगर बोले या तल जो है किस तट से मापेंगे तो मुंबई से मापिएगा। मुंबई जाइए, वहां से मापिए। और अगर मान लीजिए तट रेखा की कुल लंबाई पूछे तो 7516.6 किमी है। अगर आपसे पूछे किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है तो हम जानते हैं गुजरात की है। गुजरात की है तो कितनी है? 1214.7 किमी है। समझ गए? ये आंकड़े बदल सकते हैं लेकिन लंबाई में गुजरात आगे है, याद रखने वाली बात है। अगर बात करें भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है मतलब जुड़ा हुआ है तो 9 राज्य जो है संलग्न है और 4 केंद्र शासित प्रदेश जुड़ा हुआ है। टोटल अगर पूछे तो 13 जो है राज्य और केंद्र शासित मिलाकर तट रेखा के नजदीक हैं। समझ गए? तो भारत के कितने राज्य जो है समुद्र तट के रेखा से हैं तो 9, 4 जो है केंद्र शासित प्रदेश। 9 में से कौन-कौन है बता सकते हैं? तो आगे तो आप देखिए यहाँ पे मुंबई, गुजरात तो हम समझ गए। और बताइए कौन-कौन है समुद्र तट के किनारे? राज्य बताना है। केंद्र शासित प्रदेश 4 तो हम मानते हैं, आप जान जाइएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समझ गए। पुडुचेरी तक हम समझ गए। लेकिन और बताइए कौन है? 2 भारत के तटीय राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश टोटल कितने हैं? 13। 9 जो है हमारा राज्य है और 4 हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। तो 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन है समुद्र तट के किनारे? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, मैंने बोला था पुडुचेरी, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली और दमन, ये दोनों एक साथ हो गए हैं जिसका राजधानी दमन हो गया है। ये हम पढ़े थे। तो ये सब जो हैं 4 जो हैं केंद्र शासित प्रदेश हैं, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन द्वीप। ये 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट के किनारे जुड़े हैं। ऐसे पहले 5 थे, अब 4 हो गए। और बात करें, अब पहले के बात तो छोड़िए, अब तो 4 ही रहेगा, पहले से भी 4 ही था। अनुमान लगाइए, वो सब बातें छोड़िए, आगे सुनिए। क्योंकि उसका आंकड़ा अभी तक सवाल नहीं पूछा तो बिना व्यर्थ का अपने मन से बताना उचित है नहीं। अब देखिए 9 है, जैसे गुजरात तो हम पढ़े, महाराष्ट्र पढ़ लिए, गुजरात मतलब मुंबई, महाराष्ट्र, मुंबई बोला था मैंने, महाराष्ट्र में है, मतलब महाराष्ट्र मुंबई हो गया ना। तो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे केरल, समुद्र तट के किनारे है एकदम। और समुद्र तट अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में भी है और छठे नंबर पे पश्चिम बंगाल में भी समुद्र है भाई, और आंध्र प्रदेश में भी समुद्र है और उड़ीसा में भी समुद्र है जो कि नहाने जाइए पूरी में। और गोवा में तो समुद्र का बीच ही है, इसके लिए तो लोग मरते हैं जाने के लिए। गोवा जाएंगे, गोवा के बीच में गाना सुनते होंगे, सॉरी फन है, गोवा जाने की बात करते हैं, फन करते हैं, है ना। तो ये तो समुद्र का 9 जो है जुड़ा हुआ है। देखिए अगर गुजरात जाइएगा तो भी समुद्र दिखेगा, महाराष्ट्र में जाइएगा तो समुद्र दिखेगा, मुंबई पे आप जाइए, कर्नाटक जाएगा तो भी समुद्र है, केरल जाएगा तो भी समुद्र है, तमिलनाडु जाएगा तो भी समुद्र है, पश्चिम बंगाल तो समुद्र है ही भाई, और आंध्र प्रदेश भी समुद्र है, उड़ीसा में तो पूरी जाइए घूमने, और गोवा जाइए स्पेशल घूमने समुद्र पे। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका बताया जाता है या किसका सूचक था? तो हिंद महासागर का ही था। तो हिंद महासागर को रत्नाकर के नाम से जाना जाता था भारतीय भूगोल में, वो भी प्राचीन भारतीय भूगोल में। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? तो कोरमंडल तट है। कोंकण तट किसको बोला गया था बताइए? तो अभी जस्ट हम ऊपर मतलब पढ़ते आ रहे हैं इसी वीडियो में, तो बताइए। अब देखिए कन्याकुमारी की बात करते हैं, तो कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो हम बताएंगे केप कोमोरिन के नाम से जानते हैं। देखिए केप कोमोरिन के नाम से जानते हैं या केप कैमरीन के नाम से भी जानते हैं। तो कोमरीन बोल दे या कोमोरीन बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब याद रखना है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली जो चोटी है, पीक, कौन सी है? तो हम बताएंगे सैंडल पीक है। तो सैंडल पीक बोला जाता है, इसे सैंडल पीक बोलते हैं ना, पॉइंट जो है छुपा हुआ है, या सैडल पीक बोल दीजिए, सैंडल सैडल एक ही है।
तो वहाँ पे दे देता है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसलिए मैं जो शब्द को तोड़-मरोड़ करता हूँ, इसका मतलब कि आपके क्वेश्चन निश्चित ही आएँगे, अवश्य आएँगे। अंडमान एवं निकोबार द्वीप जो समूह है, देखिए यहाँ पे समूह मिट गया है, सम हो गया है, समा हो गया है। समूह स्थित है तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो अंडमान बताइए द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब बताइए पंडुचेरी किस खाड़ी में स्थित है बताइए? और याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 572 है। देखिए थोड़ा-सा क्या हो रहा है ना कि एमसीक्यू जो है मैं बनवा रहा हूँ, लेकिन हमको जो क्वेश्चन है वो थोड़ा-सा सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि मेरा जो कम्युनिटी पोस्ट में क्वेश्चन है, हम चाहते हैं उस तरह का क्वेश्चन हो, क्योंकि उसी तरह का क्वेश्चन आ भी रहा है एग्ज़ाम में। तो आपको लगना चाहिए कि ईज़ी भी हो और हार्ड भी हो, दोनों होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछ रहा है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या, तो हम बताएंगे 572। तो 10 डिग्री चैनल की अगर बात करें तो किन दो द्वीपों को पृथक करता है? तो अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। ये क्लियर हो गए। अगर बात करें बैरन द्वीप की बात करते हैं, तो बैरन द्वीप को हम पढ़ें कि बैरन द्वीप जो है, बैरन आइसलैंड जो है अवस्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अगर पूछे श्रीहरिकोटा द्वीप जो है कहाँ स्थित है या अवस्थित है, तो बताएंगे पुलिकट झील के समीप है। तो पुलिकट झील के समीप जाइएगा ना, तो वहीं पे श्रीहरिकोटा द्वीप आपको दिखेगा। अगर बात करें राम सेतु की बात करें, तो राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? तो हम बताएंगे धनुष कोडी से प्राप्त होता है। राम सेतु अगर पूछे तो धनुष कोडी से शुरू होगा। लक्षद्वीप की अगर बात करें कहाँ अवस्थित है? तो अरब सागर में अवस्थित है। देखिए लक्षद्वीप हो गया ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बताइए। जैसे कि बंगाल की खाड़ी में कौन है? बंगाल की खाड़ी के हिस्से में कौन आता है बताइए? तरह लक्षद्वीप भी आता है आपका अरब सागर के हिस्से में। अगर आपसे पूछे कि भारत का कौन सा द्वीप जो है समूह प्रवाल जिसे कोरल बोलते हैं निर्मित करता है, तो लक्षद्वीप ही करता है। ठीक है, प्रवाल भित्ति जैसे सुनते हैं तो लक्षद्वीप करता है। मिनिकॉय द्वीप की अगर बात करें, भारतीय तटीय रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। सुदूरवर्तीय द्वीप की श्रेणी में आता है। आप देखिए भारतीय तट रेखा की बात करते हैं, ठीक है, मतलब प्रवाल इसको कह सकते हैं। प्रवाल इसके आसपास की श्रेणी में आएगा। मिनिकॉय द्वीप के द्वीप को ही हम बोलते हैं प्रवाल द्वीप भी बोलते हैं, क्योंकि मिनिकॉय द्वीप जो है कहा जाता है कि दूर समुद्र तट रेखा से अगर बोले थोड़ी दूरी पर है, उसी को हम सुदूरवर्ती द्वीप बोलते हैं। तो सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में कौन आता है? मिनिकॉय द्वीप आता है। क्लियर हो गए? और भी स्पष्ट हम जब बेसिक पढ़ाएंगे तब, अभी बेसिक हमको नहीं पढ़ाना है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य में कौन सा द्वीप स्थित है? तो हम बताएंगे रामेश्वरम है। रामेश्वरम द्वीप में कौन सा है? पंबन द्वीप बोला जाता है। पंबन द्वीप है, रामेश्वरम द्वीप के भी नाम से जानते हैं, पंबन द्वीप भी जानते हैं, जो कि भारत तथा श्रीलंका के मध्य में स्थित द्वीप है, जिसे पंबन द्वीप भी बोलते हैं और चाहे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी हम लोग बोलते हैं। ऐसे रामेश्वरम में इसलिए बोला जाता है। अगर बात करें कि द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई है। ठीक है, कौन सा है? मुंबई है। अगर पूछे कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? तो कच्छ के रन में स्थित है, कोरी क्रीक। अगर पूछे सर क्रीक जो है विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच है, क्योंकि सर क्रीक इसी के बीच विवाद चल रहा है। अब पूछे कि बुर्जियल या बनिहाल दर्रा, बुर्जियल दर्रा या बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो पीर पंजाल की श्रेणी में स्थित है। मिजोरम को अन्य किस भौतिक नाम से भी जाना जाता है? तो मालेसिस। तो आपसे अगर पूछे मालेसिस बेसिन के नाम से किसे जानते हैं? तो मिजोरम को इसका भौतिक नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया? चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं बाद में। जय हिंद, जय भारत।